स्वागत है आपका इस क्लास में। और आज फिर मैं आपको क्लास 10th का नागरिक पढ़ा रहा हूं। और क्लास 10th के नागरिक में मैं आज भी पुराने ही क्लास को आगे बढ़ाऊंगा। पुराने क्लास में आप एक्सरसाइज 3 अभी तक पढ़ रहे हैं। एक्सरसाइज 3 जिसका नाम है लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा और संघर्ष, उसका आज 8वां पार्ट 8 यानी 8वां भाग बनने जा रहा है। चूँकि एक्सरसाइज काफ़ी लंबा है इसलिए पार्ट की संख्या, भागों की संख्या ज़्यादा होते जा रही है। खैर, आज का जो टॉपिक है वो है भारतीय राजनीतिक दल। बहुत सारे दल हैं भारत में। उन दलों में को किस तरह से पढ़ना है और परीक्षा में किस तरह से सवाल आते हैं वो मैं आज के भाग में आपको बताऊंगा। कहाँ कहाँ से सवाल इम्पोर्टेंट्स उठेंगे वो भी बात चलेगी, और कहाँ से 1 नंबर का सवाल और कहाँ से लघु या दीर्घोत्तरीय सवाल आएगा उसकी भी चर्चा मैं करूँगा। तो समय न गवाते हुए सीधे चलते हैं हम टॉपिक पर। भारतीय राजनीतिक दल, इंडियन पॉलिटिकल पार्टी। भारत में जैसा कि आपको पता है बहुत सारे राजनीतिक पार्टियां हैं, बहुत सारे राजनीतिक दल हैं। उसे पढ़ते हुए हम उसे 2 पार्टों में बांटेंगे। भारतीय राजनीतिक दल को मैंने 2 भाग में बांटा है, राष्ट्रीय राजनीतिक दल यानी कि नेशनल पॉलिटिकल पार्टी एंड राज्य स्तरीय या क्षेत्रीय दल। राज्य स्तरीय कह लीजिए या क्षेत्रीय दल कह लीजिए, स्टेट या रीजनल पॉलिटिकल पार्टी इसे आप कह सकते हैं। तो भारतीय राजनीतिक दल को 2 भागों में बांटा गया, राष्ट्रीय राजनीतिक दल और राज्य स्तरीय या क्षेत्रीय राजनीतिक दल। अब इन दोनों में फर्क क्या है? राष्ट्रीय राजनीतिक दल किसे कहेंगे और राज्य स्तरीय या क्षेत्रीय राजनीतिक दल किसे कहेंगे? चूंकि बहुत सारी पार्टियां देश में है, परंतु कुछ पार्टी जो है राज्य स्तरीय या क्षेत्रीय आपको मिलेंगे और कुछ पार्टियां जो हैं वो राष्ट्रीय राजनीतिक दल यानी कि राष्ट्रीय स्तर की पार्टियां मिलेंगी। अब बात आती है कि दोनों में फर्क क्या है। परीक्षा में सवाल कैसे आएगा कि भारतीय राजनीतिक दल को बताएं। अब उसमें आपको इसी तरह से क्वेश्चन का आंसर लिखना होगा। 2 पार्ट में बांटेंगे, आप दोनों की खासियत या विशेषताओं को लिखेंगे। खैर, तो आपने देखा कि 2 तरह की भारतीय राजनीतिक पार्टियां हैं, राष्ट्रीय राजनीतिक दल और राज्य स्तरीय या क्षेत्रीय राजनीतिक दल। राष्ट्रीय राजनीतिक दल की क्या खूबियां हैं? सबसे पहली खूबी, अस्तित्व पूरे देश में, यानी कि राष्ट्रीय राजनीतिक जो दल है वो राष्ट्र स्तर का है, देश स्तर का है, और उसकी शाखाएं, उसके लोग, उसकी पार्टियों का बिखराव पूरे देश में होता है, पूरे भारत में होगा। जो राष्ट्रीय स्तर की पार्टी होगी उस पार्टी की संस्थाएं, उस पार्टी के लोग पूरे भारत में होंगे। तो इसका अस्तित्व जो है पूरे देश में बिखरा हुआ होता है, पूरे देश में देखने को मिलता है। दूसरा राष्ट्रीय राजनीतिक दल का क्या खूबी है कि इसकी कार्यक्रम, राष्ट्रीय राजनीतिक दल के कार्यक्रम और नीतियां राष्ट्रीय स्तर की होती है। राष्ट्रीय राजनीतिक दल जो भी अपना नीति कार्यक्रम बनाएगा वो पूरे देश को लेके चलने वाला बनाएगा, पूरे देश के स्तर पर बनाएगा, जिसमें देश के हर एक लोग लाभ प्राप्त कर सकें, पूरे देश में समृद्धि आ सके। कुछ इस तरह के कार्यक्रम और नीतियां राष्ट्रीय राजनीतिक दल की होती हैं। तीसरा जो खूबी है राष्ट्रीय राजनीतिक दल का वो है कि राज्य स्तर पर भी इकाई इसकी देखने को मिलती है। अब राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है तो ऐसा नहीं कि सिर्फ देश स्तर पर ही ये सारा कुछ करता है, नहीं, राज्य स्तर पर भी इसकी पार्टियां होती हैं। जैसे भाजपा पार्टी जो है वो देश स्तर की पार्टी है, राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है। कांग्रेस जो है वो राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है, परंतु उसकी शाखाएं हर एक राज्य में है और हर एक राज्य में भी कांग्रेस पार्टी है, भाजपा पार्टी है। तो राष्ट्रीय स्तर की जो भी पार्टियां होती हैं उनकी शाखाएं राज्य स्तर पर भी होती हैं, उनकी इकाइयां राज्य स्तर पर भी देखने को मिलती हैं। अब राष्ट्रीय स्तर की पार्टियां बहुत सारी हैं, उसमें से कुछ का नाम आपको एग्जाम्पल में लिखना हो तो भाजपा का नाम लिखें आप, कांग्रेस का नाम लिखें आप, तो इन 2 का नाम आप लिखें, सफिशिएंट है। ठीक है, तो राष्ट्रीय
राजनीतिक दल क्या होता है, इसकी क्या खूबियां हैं, मैंने 3 खूबियों को बताया है, इसे ही आप अपने परीक्षा में लिखेंगे। अब आते हैं राज्य स्तरीय दल या पार्टी, या जिसे हम क्षेत्रीय दल या क्षेत्रीय पार्टी के नाम से भी जानते हैं। तो राज्य स्तरीय दल यानी कि स्टेट, क्षेत्रीय दल यानी कि रीजनल पार्टी, स्टेट या रीजनल पॉलिटिकल पार्टी की खूबियां क्या क्या हैं। तो सबसे पहली खूबी कि राज्य स्तरीय या क्षेत्रीय दल की जो पार्टियां होती हैं उनका अस्तित्व राज्य या किसी क्षेत्र तक ही सीमित होता है। ये मुख्य बात हुई इसकी कि राज्य स्तर की जो भी पार्टी है या क्षेत्र स्तर की जो भी पार्टी है, अब राज्य स्तर की मतलब कि बिहार की है तो वो उसका ज़्यादातर एरिया बिहार के अंदर तक ही रहेगा, बिहार तक ही वो पार्टी सीमित रहेगी। क्षेत्रीय कह लूँ तो एक किसी क्षेत्र की पार्टी होगी, जैसे कहा जाए तो उत्तरी बिहार या दक्षिणी बिहार या यूँ कहा जाए पूरे बिहार, तो आप इसे राज्य स्तरीय कह लीजिए, क्षेत्रीय कह लीजिए, बात लगभग एक ही होके आती है। तो इसका अस्तित्व जो है, इस पार्टी का जो वजूद है, इस पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं, वो ज़्यादातर आपको राज्य या किसी क्षेत्र तक ही सीमित मिलेंगे। जैसे जदयू, जनता दल यू, नीतीश कुमार की पार्टी, तीर छाप, इसका अस्तित्व ज़्यादातर बिहार में ही देखने को मिलता है और जदयू से जुड़े हुए जो लोग हैं वो बिहार तक ही ज़्यादातर सीमित हैं। वैसे ही जनता दल यू यानी कि राजद, इस पार्टी के लोग भी आपको ज़्यादातर बिहार में ही मिलेंगे। वैसे मैं बता दूं आपकी जानकारी के लिए कि जदयू जो है, जनता दल यू यानी कि नीतीश कुमार की जो पार्टी है, उसके कुछ मजबूत पक्ष अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलते हैं और वहाँ भी इस पार्टी से जुड़े हुए लोग विधायक बने हैं। ठीक है, लेकिन ज़्यादातर इस पार्टी का प्रभाव जो है, इस पार्टी से जुड़े हुए लोग जो हैं वो एक ही राज्य या एक ही क्षेत्र में आपको मिलेंगे। ठीक है, ये पहली खासियत थी राज्य स्तरीय या क्षेत्रीय दल की। दूसरी खासियत है कि राज्य स्तरीय या क्षेत्रीय दल या पार्टी का जो कार्यक्रम है, जो नीतियां हैं, जो विचारधारा है, वो राज्य या क्षेत्र विशेष तक ही सीमित होती है। अब जो राज्य स्तरीय या क्षेत्रीय दल की पार्टियां हैं वो अपना कार्यक्रम, नीतियां या अपनी विचारधारा ज़्यादातर अपने ही राज्य स्तर तक रखेंगी, या जो भी नीतियां बनाएंगी, जो भी कार्यक्रम बनाएंगी ये पार्टियां, वो अपने राज्य के लिए ही बनाएंगी, अपने क्षेत्र के लिए ही बनाएंगी। वो राष्ट्र स्तर पर, पूरे देश के स्तर पर उनकी नीतियां, उनके कार्यक्रम नहीं होंगे। तो ये मुख्य अंतर दोनों में, राष्ट्रीय राजनीतिक दल और राज्य या क्षेत्रीय दल के बारे में हुआ। दोनों को बाइफरकेट करके आप इसी तरह लिखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा परीक्षा में, चूँकि स्पष्ट समझ में आएगा और कम शब्दों में आप ज़्यादा कुछ लिख पाएंगे। चूँकि मैं आपको समझा रहा हूँ, वहाँ आपको समझाने की ज़रूरत है, ऑलरेडी समझे हुए लोग आपकी कॉपियाँ जांचेंगे। तो इस तरह से राजनीतिक दल को हमने 2 भाग में बांट के देख लिया। अब बात आती है कि किसी भी पार्टी को, किसी भी राजनीतिक पार्टी को, राजनीतिक दल को पार्टी का दर्जा या दल का दर्जा कौन देता है? ये 1 नंबर का सवाल यहाँ से उठेगा। ये 2 नंबर का सवाल था आपका कि भारतीय राजनीतिक दल क्या है, तो इसके बारे में थोड़ा बहुत लिख के उसके बाद अंतर लिख के आपने इसकी व्याख्या की या बताया आपने, इतना ही बस लिखेंगे, 2 नंबर के लिए काफ़ी है ये। अब बात आती है 1 नंबर के सवाल की कि भारतीय राजनीतिक दल को या किसी क्षेत्रीय दल को, राज्य स्तरीय दल को, राष्ट्रीय राजनीतिक दल को दल का दर्जा कौन देता है, पार्टी का दर्जा कौन देता है? तो कौन राष्ट्रीय और कौन राज्य स्तरीय पार्टी है, कौन सी पार्टी राष्ट्रीय स्तर की है और कौन सी पार्टी राज्य स्तर की है, इसका निर्धारण निर्वाचन आयोग
ध्यान में रखिएगा इस शब्द को, निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन, जिसे हम चुनाव आयोग भी कहते हैं। तो कौन राष्ट्रीय और कौन राज्य स्तरीय पार्टी है, इसका निर्धारण निर्वाचन आयोग, जिसे हम चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन भी कहते हैं, वही करता है। यानी यही इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग बताएगा कि कौन सी पार्टी राष्ट्रीय स्तर की है और कौन सी पार्टी क्षेत्रीय स्तर की है या राज्य स्तरीय स्तर की है। उस पार्टी को पार्टी का दर्जा भी यही निर्वाचन आयोग या चुनाव आयोग या इलेक्शन कमीशन देगी। अब इन दलों के चुनाव चिन्ह भी, इन दलों के चुनाव चिन्ह का निर्धारण भी यही आयोग यानी कि निर्वाचन आयोग या चुनाव आयोग करती है। तो जैसे भाजपा पार्टी है, उसको पार्टी का दर्जा किस चुनाव आयोग ने दिया है। भाजपा पार्टी है, उसका जो चिन्ह है, चुनाव चिन्ह है, वो कमल छाप है। ये कमल छाप उसे किसने दिया? तो यही चुनाव आयोग ने उसे दिया, इलेक्शन कमीशन ने दिया, निर्वाचन आयोग ने दिया। तो इस तरह से एक नंबर का सवाल आपसे आएगा कि किसी भी पार्टी को उसका चुनाव चिन्ह कौन सा आयोग देता है। 4 ऑप्शंस रहेंगे, उसमें से एक निर्वाचन आयोग रहेगा, तो आप निर्वाचन आयोग पर टिक लगाएंगे। निर्वाचन आयोग की जगह पर चुनाव आयोग भी हो सकता है लिखा हो, तो चुनाव आयोग पर आप टिक लगाएंगे, दोनों नहीं होगा। ठीक है। अब एक नंबर का सवाल और घुमा के कैसे पूछ सकता है कि कौन सी पार्टी राज्य स्तर की है और कौन सी पार्टी राष्ट्रीय स्तर की है, इसका निर्धारण कौन सा आयोग करता है। तो इसका आंसर भी होगा निर्वाचन आयोग या चुनाव आयोग। ठीक है। तो ये 2 सवाल जो घुमाकर आपसे पूछने योग्य था, मैंने आपको बताया। अब मैं आपको भारत की विभिन्न पार्टियों के बारे में बताने जा रहा हूं। भारत में बहुत सारी पार्टियां हैं, कुछ राष्ट्रीय स्तर की पार्टियां हैं, कुछ क्षेत्रीय स्तर की पार्टियां हैं। तो इन पार्टियों के बारे में जो आपके बुक में पढ़ना है, मैं उसका डिस्कशन आपसे करूंगा, उसके मुख्य बिंदुओं से, चूंकि वहां से सवाल 1 नंबर के ज़्यादातर उठते हैं। तो ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। देश की 2 बड़ी पार्टियां, पहली भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और दूसरी भारतीय जनता पार्टी अर्थात बीजेपी। इन 2 पार्टियों को हम समझते हैं पहले, उसके बाद अन्य छोटी छोटी पार्टियां हैं वो आएंगी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, सवाल कैसे परीक्षा में पूछेगा आपसे? सवाल पूछेगा यहां से 1 नंबर का। 1 नंबर का सवाल कैसे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सत्ता कब तक संभाला, कब संभाला। उसके बाद पूछ सकता है भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई, पहले अध्यक्ष कौन बने, एनडीए का संबंध किससे है, यूपीए का संबंध किससे है। तो इस तरह से 1 नंबर का सवाल 3, 4, 5 यहाँ इन 2 में से बनेगा। बारी बारी से चर्चा करेंगे, आराम से सुनिएगा। 2-4 बार अगर सुनिएगा भी तो आपको ध्यान में चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है। सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, देश की सबसे पुरानी पार्टी और देश आज़ादी में इस पार्टी का बहुत ही अहम महत्व। देश आज़ादी से पहले इसका गठन और देश आज़ादी के बाद के बहुत वर्षों तक देश पर इसका शासन, आज भी इसका वजूद और आने वाला भविष्य शायद उज्जवल। सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में ए.ओ. ह्यूम के द्वारा बंबई में किया गया। ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न 1 नंबर के लिए। दूसरी बात जो है, भारत की पहली राजनीतिक पार्टी है ये। तीसरी महत्वपूर्ण बात, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 1971 तक, 1947 में देश आज़ाद हुआ, 1971 तक लगातार कांग्रेस पार्टी ही देश का शासन चलाते रही। तो 1971 तक लगातार देश का शासन चलाई और 1980 से 89 के बीच तक देश में शासन किया। मतलब 71 तक तो डायरेक्ट शासन इसका रहा कांग्रेस का, उसके बाद फिर दूसरी पार्टी आई, फिर उसके बाद 80 में फिर कांग्रेस की पार्टी आई, 89 तक कांग्रेस की पार्टी देश में शासन की। उसके बाद 2004 में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन
यहाँ से 1 नंबर का सवाल बनेगा। 2004 में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यानी यूपीए बनाकर शासन किया। तो यूपीए का संबंध, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन का संबंध भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से है। इसीलिए यूपीए बार बार आप सुनते होंगे, अखबारों में भी यूपीए पार्टी के ऐसे लिखता है। तो यूपीए का संबंध भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से है। और यहाँ से जो महत्वपूर्ण 1 नंबर के सवाल थे वो पूछ सकते हैं। बाकी जानकारी के लिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जब हुई, किसी भी पार्टी की जब भी स्थापना होती है तो उनका ये उद्देश्य लिखा जाता है कि आखिर ये पार्टी क्यों बनाई गई है, पार्टी भविष्य तक क्या काम करेगी। तो एक उद्देश्य होता है, जैसे हमारा आपका एक उद्देश्य होता है जीने का, जॉब करने का, या किसी भी काम का एक उद्देश्य होता है, वैसे ही पार्टी का भी उद्देश्य होता है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो पार्टी बनी, इसका उद्देश्य था देश को संवैधानिक उपायों से समाजवादी राज्य बनाना। देश को समाजवादी शब्द ये इतिहास में भी आया था। आप इतिहास की वीडियो देखिएगा तो समाजवाद और साम्यवाद में अंतर बहुत अच्छे ढंग से बताया गया है। तो देश को संवैधानिक उपायों से समाजवादी राज्य बनाना, आर्थिक सामाजिक अधिकारों में समानता लाते हुए देश को विश्व बंधुत्व की ओर ले जाना। तो आर्थिक रूप में यानी कि रुपए पैसे के रूप में सबको इक्वल किया जाए, सबको बराबर किया जाए, सामाजिक रूप में सबको बराबर किया जाए, अधिकार सबको बराबर मिले, इन सब को अपनाते हुए ये विश्व बंधुत्व की बात करता है कि पूरा विश्व एक भाई है, बंधु है, मित्र है। तो ये उद्देश्य के साथ ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आगे चल रही है, बढ़ रही है। अब आते हैं बात भारतीय जनता पार्टी की, भारत की दूसरी बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी। और ये पार्टी कमोबेश भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से ही टूटकर बनी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में ही टूट लगातार होते रहा, तो एक मजबूत पार्टी का जो जन्म हुआ वो भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी, बी से भारतीय, जे से जनता और पी से पार्टी, भारतीय जनता पार्टी का गठन। तो इससे संबंधित जो सवाल, 1980 में भारतीय जनसंघ के स्थान पर गठन हुआ। 1980 में इस पार्टी का उदय हुआ, जन्म हुआ जनसंघ के स्थान पर। भारतीय जनसंघ से एक पार्टी कह लीजिए या एक कमिटी कह लीजिए या कुछ देश में परिवर्तन लाने वाली संस्था कह लीजिए, भारतीय जनसंघ के नाम से एक संस्था पहले से थी, परंतु वो राजनीतिक पार्टी नहीं थी। तो उसी के लोग और भी कुछ ज़्यादा लोग उसमें मिल गए भारतीय जनसंघ में, और 1980 में भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी का गठन कर दिया। इस बीजेपी में बहुत सारे कांग्रेस के पार्टी से टूट कर जो आए थे लोग, वो भी आके मिल गए। तो गठन कब हुआ? 1980 में, ठीक है। पहले जो अध्यक्ष बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के बने वो थे अटल बिहारी वाजपेयी। जैसा कि पता होगा आपको, हमारे देश के प्रबुद्ध कवियों में उनका नाम आता है। बहुत अच्छे कविता लिखते थे और वाक्पटु, बहुत सारे भाषाओं के जानकार और बेहद प्रतिभाशाली प्रधानमंत्री हमारे देश के रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी इस बीजेपी के पहले अध्यक्ष बने। उसके बाद यह पार्टी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, यहाँ से 1 नंबर का सवाल आएगा, यह पार्टी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए बनाकर 1998 में सत्ता में आई। 1998 में ये एनडीए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन बनाकर सत्ता में आई। तो एनडीए का संबंध किससे है? भारतीय जनता पार्टी से है। यूपीए का संबंध किससे है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से है। तो यहाँ से सवाल उठ सकते हैं, इसलिए ध्यान दीजिएगा इस पर। अब आते हैं अब बात आती है कि इसका उद्देश्य क्या है, आखिर भारतीय जनता पार्टी क्यों बनाया गया, बीजेपी क्यों बनाया गया। तो भारतीय प्राचीन संस्कृति और मूल्यों से प्रेरणा लेकर आधुनिक भारत का निर्माण करना इसका मूल उद्देश्य है। यानी कि भारतीय जो सभ्यता संस्कृति है, उस सभ्यता संस्कृति के मूल उद्देश्यों को
अपने में पार्टी समाहित करेगी, अपने में पार्टी के लोग अपने में उसको संजोएंगे, अपने में उसको बिठाएंगे। यानी भारतीय सभ्यता संस्कृति को पहले खुद में उतारना और उसके बाद आधुनिक भारत का निर्माण उसी सभ्यता संस्कृति के आधार पर करना। इसीलिए आप देखते होंगे कि जब भी बीजेपी की सरकार आती है तब भारतीय सभ्यता संस्कृति थोड़ा ज़्यादा खुलकर ऊपर आता है। पांडित्य यानी कि हवन, पांडित्य, गौरक्षा, इस तरह की बातें ज़्यादा होने लगती हैं जब भाजपा की सरकार आती है। क्यों? क्योंकि ये भारतीय संस्कृति से जुड़ी हुई चीज़ें हैं और इसको उजागर करना और उजागर करके इसको और फैलाना और उस बेस पर भारत का निर्माण करना, ये इनका मूल उद्देश्य भारतीय जनता पार्टी का रहा है। तो अपने मूल उद्देश्य पर कायम रहते हुए उसकी जब भी सरकार भारतीय जनता पार्टी की भारत में बनती है तो अपने उद्देश्यों को वो पूरा करना चाहती है। ठीक है, तो इस तरह से आपने दो बड़ी पार्टियों को देखा और वहाँ से जो एक नंबर के सवाल आने योग्य थे उसको आपने समझा। अब हम कुछ और पार्टियों को भी देखते हैं तत्काल। आगे की ये दो महत्वपूर्ण पार्टियां देश की काफ़ी पुरानी पार्टियों में रही है और ये पार्टियां पहले एक ही थी, परंतु बाद के वर्षों में इन पार्टियों में टूट हो गया और ये पार्टियां दो भागों में विभक्त हो गई। देखते हैं इससे सवाल कहाँ कहाँ से उठने योग्य हैं और किस किस तरह के सवाल उठेंगे। तो तीसरी जो पार्टी है वो है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। नाम सुना होगा आपने बुजुर्गों के मुंह से, चूँकि कम्युनिस्ट पार्टी का अब जमाना उतना नहीं रहा जितना कभी था। तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, जिसको हम CPI कहते हैं, इसको कभी कभी लोग माले भी कहते हैं, तो CPI, CPIM ये माले भी लोग कह देता है। तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी CPI ये भारत की पुरानी पार्टियों में एक है और इसकी स्थापना 1925 में S.A. डांगे, ये नाम याद रखिएगा, S.A. डांगे महोदय को स्थापना 1925 में S.A. डांगे के द्वारा किया गया। किसकी स्थापना? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की, शॉर्ट में इसको CPI भी कहते हैं। इसका चुनाव चिन्ह क्या है? चुनाव चिन्ह इसका बाली और हंसिया है। अभी मैं आपको नहीं बता पाया, भाजपा का चुनाव चिन्ह आपको तो पता ही होगा, कमल छाप है, और कांग्रेस का चुनाव चिन्ह ये पंजा है। तो वैसे ही भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी CPI का जो चुनाव चिन्ह है वो है बाली और हंसिया। बाली मतलब अनाज का बाल, धान का जैसे बाल होता है, गेहूं का बाल होता है, तो वो गेहूं का बाल है इसका। और हंसिया मतलब हंसुआ। तो वो अगर इसका चुनाव चिन्ह आप देखिएगा तो इस तरह का झंडा है और इस झंडे पे इस तरह का बाली है, इस तरह का बाली है और इसमें इस तरह से हंसिया लगा हुआ है, इस तरह से हंसिया लगा हुआ है। तो मैं वीडियो में आगे दिखा दूंगा आपको, बाय पिक्चर दिखाऊंगा। तो चुनाव चिन्ह बाली और हंसिया इसका है, ये याद रखिएगा, क्योंकि मैं वही लिख रहा हूं जहां से प्रश्न उठते हैं, जहां से प्रश्न आने योग्य है। स्थापना 1925 में MS डांगे कम्युनिस्ट पार्टी की, चुनाव चिन्ह हो गया बाली और हंसिया। और इसका उद्देश्य क्या था, किस कारणों से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की गई? तो धर्मनिरपेक्षता, लोकतांत्रिक आस्था और सांप्रदायिकता का विरोध, ये तीन इसके उद्देश्य थे इस पार्टी के, कि भाई धर्मनिरपेक्षता को कायम रखना है भारत में, यानी सभी धर्मों का सम्मान होना चाहिए भारत में। ये इस पार्टी की मुख्य मांग थी या मुख्य कार्य था। दूसरा, लोकतांत्रिक आस्था, यानी कि लोकतंत्र भारत में होना चाहिए और लोकतंत्र रहना चाहिए हमेशा जिंदा। और तीसरा जो था वो सांप्रदायिकता का विरोध करना, यानी कि जो हिंदू मुस्लिम करते हैं, हिंदू मुस्लिम, मुस्लिम सिख, ईसाई सिख, तो जो इस तरह की बातें करते हैं, आपस में लड़ाने की बात करते हैं दो धर्मों का, उनका विरोध करना इनका मुख्य उद्देश्य था। तो तीन कार्यों के लिए इस संस्था का निर्माण हुआ था, इस पार्टी का निर्माण हुआ था। और इसका निर्माण देखिए, ये दोनों पार्टियां, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी, ये दोनों पार्टियां रूस से प्रेरित है। आपको इतिहास में पढ़ा रहा था या नहीं आपने देखा है, उसे तो देख लीजिए, इतिहास वाले प्लेलिस्ट में जाइएगा, इतिहास में देखिएगा तो एक अध्याय है साम्यवाद और समाजवाद। उसी में
रूस की क्रांति है, रूस में मार्क्सवादी, लेनिनवादी ये सभी विचारधाराएं हैं। तो ये जो दोनों पार्टियां हैं, ये दोनों पार्टियां, इन दोनों पार्टियों में ये दूसरी पार्टी ज़्यादा, पहली पार्टी तो थोड़ी कम, ये पार्टी रूस के साम्यवादी विचारों से ज़्यादा प्रेरित थी। रूस में जो सिस्टम चल रहा था, रूस में जो राजनीतिक पार्टियां थीं जिस तरह की, और जिस तरह की विचारधारा से रूस आगे बढ़ रहा था, उसी विचारधारा से ये प्रेरित होकर हमारे भी देश में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी, सीपीआई की स्थापना की गई थी। तो कमोबेश साम्यवाद को ही ये आगे बढ़ाता है, साम्यवाद को ही बेस मान के चलने वाली ये पार्टी थी। तो इसका उद्देश्य आपने देख लिया, धर्मनिरपेक्षता, लोकतांत्रिक आस्था और सांप्रदायिकता का विरोध करना। तो यहाँ से दो मुख्य हैं, स्थापना कब हुई, किसने किया, और चुनाव चिन्ह क्या है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का, यहाँ से सवाल आने योग्य है। चलिए अब तीसरे नंबर के बाद चौथे नंबर पे आते हैं। चौथा नंबर का जो पार्टी है वो है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी। कार्ल मार्क्स का नाम सुना है आपने, लेनिन का नाम सुना है, बस कार्ल मार्क्स, लेनिन, इन्हीं के विचारों पर चलने वाली ये पार्टी है। इतिहास में खूब आपने पढ़ा होगा, या मैंने भी बताया है, प्लेलिस्ट में जाके देखिए कार्ल मार्क्स के बारे में, लेनिन के विचारों के बारे में। उन्हीं विचारों को ये पार्टी आगे बढ़ाएगी, उन्हीं विचारधारा पर चलने वाली ये पार्टी है। तो नाम ही है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। अब देखिए 1925 में स्थापना हुई थी, तो ये दोनों पार्टियां एक साथ थी, लेकिन 1925 के बाद 1964 में, डेट याद रखिएगा, 1964 1964 में चीन ये भी साम्यवादी देश है और रूस ये भी साम्यवादी देश है। तो चीन और रूस में आपसी विवाद हुआ, आपसी झगड़े हुए साम्यवाद की विचारधारा को लेके या साम्यवाद पर। तो चीन और रूस दोनों साम्यवाद को अलग अलग तरीके से देखने लगे। इस कारण भारत में भी साम्यवादी लोग दो भागों में बंट गए। तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी, ये 1964 में इसकी स्थापना हुई और 1964 में ही चीन और रूस में विवाद हुआ था। उसी के बाद ये इस पार्टी में, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी में फूट हो गया और एक नई पार्टी बनी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी। मार्क्सवादी याद रखिएगा, मार्क्सवादी। इसका नाम है सीपीआई और इसका नाम है सीपीआईएम। तो मार्क्सवादी लेनिनवादी है ये, यानी मार्क्स और लेनिन के सिद्धांतों को अक्षरशः पालन करने वाली ये पार्टी है। इसकी स्थापना कब? 1964। उसके बाद भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी सीपीआईएम के प्रमुख नेता जो हैं भारत में, कुछ तो एक्सपायर भी कर गए जैसे ज्योति बसु वगैरह, प्रमुख नेता जो थे वो हैं ज्योति बसु, सोमनाथ चटर्जी और के.एम. गोपालन। इन तीन का नाम याद रखिएगा। जब भी ये नाम आए कि इनका संबंध किस पार्टी से है, क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि ज्योति बसु का संबंध किस पार्टी से है या सोमनाथ चटर्जी का संबंध किस पार्टी से है, तो आप मारिएगा सीपीआईएम, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी। तो प्रमुख नेता का नाम आप ध्यान में रखिएगा, स्थापना आप ध्यान में रखिएगा। अब भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी जो थी, सीपीआईएम जो थी, उसकी स्थापना क्यों हुई? क्या उद्देश्य था भाई? उद्देश्य था समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और लोकतंत्र समर्थन करते हुए, लोकतंत्र का समर्थन करते हुए सामाजिक आर्थिक न्याय स्थापित करना इसका मुख्य उद्देश्य था। कमोबेश उद्देश्य दोनों का लगभग एक ही जैसा है। तो ये भी समाजवाद की बात करते हैं, धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं, लोकतंत्र को बढ़ाने की बात करते हैं और सामाजिक आर्थिक न्याय को स्थापित करने की बात करते हैं। ये कहते हैं कि समाज में सब बराबर होना चाहिए, आर्थिक रूप में, रुपए पैसे में सब बराबर होने चाहिए। तो इस तरह की विचारधारा को लेकर चलने वाला ये भी है, ये भी है, दोनों है। बात आती है दोनों में क्या क्या अंतर है, स्थापना में दोनों के अंतर है। चुनाव चिन्ह में भी अंतर है। चुनाव चिन्ह में देखिए, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी जो है उसका चुनाव चिन्ह है हसुआ हथौड़ा। याद रखिएगा, हसुआ हथौड़ा। हसुआ रहेगा ऐसे, अब बीच में ऐसे हथौड़ा लगा रहेगा, लाल रंग का झंडा होगा। तो
इसका चुनाव चिन्ह हसुआ हथौड़ा CPI-M का, और CPI का बाली हसिया। तो ये दोनों में अंतर ये था। चूंकि दोनों में अंतर इसलिए कह रहा हूँ कि पहले ये पार्टी दोनों एक थी, और मैं बता रहा हूँ कि 1964 में ये दोनों पार्टी, ये एक CPI से अलग होकर एक और नई पार्टी बन गई CPI-M, मार्क्सवादी लेनिनवादी। तो इस तरह से दो और पार्टियां आपको मैंने बताई। तो 4 पार्टी मैं आज आपको बताऊंगा, बस इतना ही। अगले दिन अगले एपिसोड में मैं अन्य कुछ महत्वपूर्ण जो पार्टियां हैं, कुछ उसमें क्षेत्रीय भी हैं, कुछ राष्ट्रीय स्तर की हैं, उसको मैं बताऊंगा। आज के लिए बस इतना ही, और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।